Hello friends, welcome to our YouTube channel. My name is Ayushi Gupta. Today we will discuss nature of teaching and basic requirements of teaching. पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। इसमें हम नेचर ऑफ टीचिंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग देखेंगे। तो यदि आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ टीचिंग। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग क्या है? एक आर्ट है। देखिए आर्ट कैसे हो सकती है टीचिंग। एक आर्ट क्या होती है? किसी भी काम को बहुत हम अच्छे वे से करें या कोई बहुत काम को बहुत बेटर वे से हम कर सके, वो क्या है? एक आर्ट है। तो टीचिंग भी एक आर्ट है, क्योंकि जब हम टीच करते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासरूम में तो सभी स्टूडेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। सभी का कल्चरल एनवायरनमेंट या फिर हम उनका जो फैमिली बैकग्राउंड, उनकी जो प्रायर नॉलेज है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो टीचिंग क्या है? एक आर्ट है जिसके अंदर हम सभी बच्चों को एक ऐसी लर्निंग प्रोवाइड करा सके जिससे कि क्या हो सके, उनकी जो लर्निंग है या फिर वो बहुत बेटर सिटीजन बन सके और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो टीचिंग आर्ट कैसे है? क्योंकि हम क्या करते हैं, सभी डिफरेंट एरियाज के बच्चों के हिसाब से ऐसे टीचिंग मेथड यूज करते हैं अलग अलग, जिससे कि हम क्या कर सके, बेस्ट उन्हें लर्निंग प्रोवाइड करा सकें, बस टीचिंग दे सकें। फिर है टीचिंग इज ए साइंस। टीचिंग साइंस कैसे है? देखिए टीचिंग भी कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस होती है, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ रिवीजन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन एंड डिसिप्लिन। तो जब तक प्रिंसिपल नहीं होते किसी भी चीज़ में तो साइंस नहीं बनती। साइंस क्या होती है? जहाँ पे कुछ प्रिंसिपल हो, कुछ रूल्स हो, कुछ लॉज जहाँ पे हो, तो वो क्या है? साइंस है। तो टीचिंग भी क्या है? एक साइंस है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं, फिर उसको रेमेडी प्रोवाइड कराते हैं। तो वो क्या है? एक साइंस है। जैसे कि डॉक्टर करते हैं, यदि हमें कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले उसको डायग्नोस करते हैं, फिर उसके हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो सेम कहें टीचिंग में भी यही है। हम देखते हैं कि स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज क्या है, उसके हिसाब से हम उसे क्या कराते हैं? टीचिंग कराते हैं। फिर हम उसका चेक करते हैं, उसका इवेल्यूशन करते हैं। तो क्या है? टीचिंग क्या है? एक साइंस है। थर्ड है टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। टीचिंग लर्निंग को कैसे प्रोवाइड कराते हैं? हमें टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग प्रोवाइड करा सके, जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको लर्निंग बहुत बेटर तरीके से करा सके और इस वे में कराएं कि वो उसका क्या हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो टीचिंग क्या है? क्योंकि लर्निंग जब शुरू होती है तभी टीचिंग स्टार्ट होती है। बिना यदि हम टीचिंग के अंदर हम लर्निंग नहीं कराएंगे बच्चों को तो वो टीचिंग क्या है? तो इसलिए टीचिंग क्या है? लर्निंग का ही एक बेस है। फिर है टीचिंग इज ए मोरल एक्टिविटी। टीचिंग एक मोरल एक्टिविटी कैसे है? कल हमने देखा था कि टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो टीचिंग एक मॉरल एक्टिविटी है, क्योंकि मॉरल एक्टिविटी के अंदर हम देखते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट या उसकी जो मॉरल वैल्यूज है उनका भी डेवलपमेंट हो सके, साथ के साथ सब्जेक्ट नॉलेज के साथ। तो टीचिंग क्या है? एक मॉरल एक्टिविटी है जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, साथ में सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ। फिर देखते हैं टीचिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये कल भी डिस्कस किया था। फॉर्मल कैसे है? जहाँ पे पर्टिकुलर क्लासरूम है या आपके पास एक क्लास है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं, क्लासरूम का सेटअप है, तो वो क्या है? फॉर्मल टीचिंग है। और इनफॉर्मल कैसे होगी? यदि आप अपने फ्रेंड्स को कुछ सिखा रहे हैं, आप अपने फैमिली में किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो वो क्या है? इनफॉर्मल टीचिंग है। वहाँ क्लास का कोई फॉर्म नहीं है, आपके अंदर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी को कुछ भी सिखा रहे हैं, कुछ भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? टीचिंग। और यदि हम बिना किसी क्लासरूम के सेटअप के कर रहे हैं, बिना फॉर्मल रिलेशन या फिर टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन के बिना है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल टीचिंग। फिर है टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। देखिए टीचिंग के अंदर हमको स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना होता है, उनसे बात करनी होती है, हम कम्युनिकेशन स्किल चाहिए हमें, क्योंकि जब भी हम उनको लर्निंग कराएंगे तो हम उन्हें कुछ समझाएंगे या किसी उनकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करेंगे, तो उसके अंदर क्या चाहिए? हमें इंटरेक्शन चाहिए होता है स्टूडेंट्स के साथ। तो हमारी जो इंटरेक्टिव स्किल है वो होनी चाहिए। तो वो क्या है? टीचिंग का एक बेसिक नेचर है। सेवेंथ है टीचिंग हेल्प्स टू एनहेंस नॉलेज। टीचिंग जब हम कराते हैं स्टूडेंट्स को तो वो क्या है? बच्चों की नॉलेज को एनहेंस करता है, बढ़ाता है, उनके लर्निंग के अंदर इंक्रीज होता है, उनकी सब्जेक्ट नॉलेज इंक्रीज होती है। तो टीचिंग क्या है? नॉलेज एनहेंस करता है। फिर है टीचिंग इज ए प्रोग्रेसिव डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल प्रोसेस। टीचिंग एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस। प्रोग्रेसिव अप्रोच कैसे है? पहले ये देखते हैं।
टीचिंग के अंदर जब भी हम किसी स्टूडेंट को लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि उसकी प्रोग्रेस हो, और उसके अंदर उसने अब तक जिस सब्जेक्ट में, सपोज कीजिए कि आप किसी को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आपने सेकंड क्लास का स्टूडेंट, तो आपने उसको टेबल लर्न करा दी, तो आप क्या चाहते हैं उसको कि उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी है वो सब क्या हो जाए, आए, तो उसकी प्रोग्रेस हो। तो टीचिंग क्या है, एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, टीचिंग एक प्रोसेस है ना कि प्रोडक्ट है। प्रोसेस मीन्स वो कंटिन्यू चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। कभी हम उसके अंदर डायग्नोस करेंगे, कभी रेमेडियल प्रोवाइड कराएंगे, कभी हम रिविजन कराएंगे। तो टीचिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रोग्रेसिव कैसे हुई, हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं बच्चों की, कि हम जो सिखा रहे हैं उससे बच्चों की आगे प्रोग्रेस हो सके। फिर डायग्नोस्टिक कैसे है टीचिंग, जब भी हम स्टूडेंट्स को लर्न करवाते हैं तो हम उसके बाद देखते हैं कि बच्चे को कितना आया है, या फिर उसकी कोई क्वेरी है तो हम उसको क्या करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। डायग्नोस मतलब पता लगाते हैं। फिर है रिमेडियल, हम जब भी हमें कुछ परेशानी या उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी क्वेरी है, उसका पता लगता है तो हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डॉक्टर है, हमें कोई बीमारी हुई है तो वो हमें क्या करते हैं, पहले उसका पता लगाता है, टेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं। तो वो क्या है, ऐसे ही सेम प्रोसेस क्या है टीचिंग के अंदर है। हम पहले देखते हैं स्टूडेंट के प्रायर नॉलेज क्या है, उस हिसाब से हम उसे लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं, और फिर उसको डायग्नोस करते हैं कि कोई इश्यू है, उसकी क्वेरी है, फिर उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो टीचिंग के जो भी है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको घुमा फिरा के असर्शन और रीजनिंग के बेस पे भी पूछा जा सकता है, तो आप प्लीज इन्हें लर्न रखिएगा, इनका कंसेप्ट समझिएगा। फिर देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए टीचिंग के लिए। देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग इंक्लूड 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल इंक्लूड होते हैं हमारी टीचिंग के अंदर, जो कि आप देखेंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से 3 वेरिएबल है जो टीचिंग को डिसाइड करते हैं या टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। फिर देखते हैं सूटेबल एनवायरनमेंट। एक सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लास का, जो कि बच्चों और टीचर के लिए, दोनों के लिए सूटेबल हो सके। ये नहीं क्लास के बाहर शोर हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स आ रहे हैं तो बच्चों का ध्यान भटक रहा है। तो क्या सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप। फिर है टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, वो एक डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करे और स्टूडेंट टीचर को रिस्पेक्ट करे। फिर है टीचर एंड स्टूडेंट डिवोशन टू टीचिंग एंड लर्निंग। टीचर जो है स्टूडेंट, और देखिए, टीचर एंड स्टूडेंट डिवोशन टू टीचिंग एंड लर्निंग। टीचर का टीचिंग के लिए और स्टूडेंट का लर्निंग के लिए क्या होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। दैट मीन्स उनका डेडिकेशन होना चाहिए। जो भी वो पढ़ा रहे हैं या स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर उसका डेडिकेशन हो, उसकी इच्छा हो, लगन हो, एक्साइटमेंट हो उसको सीखने की, तो क्या है, बहुत ही बेटर वे से लर्न कर पाएगा। और टीचर के अंदर यदि डेडिकेशन है, मोटिवेशन है पढ़ाने का, तो बहुत ही बेटर वे से बच्चों को समझा पाएगा, जिससे कि बहुत ही एफिशिएंट टीचिंग हो पाएगी। फिर देखते हैं वेरिएबल कौन कौन से हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर देखते हैं वो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट मीन्स आप सब जानते ही होंगे, जो वेरिएबल खुद इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। टीचिंग प्रोसेस के अंदर टीचर क्या है, डिपेंड नहीं है किसी के ऊपर, स्टूडेंट टीचर के ऊपर डिपेंड है, ना कि टीचर स्टूडेंट के ऊपर। तो टीचर क्या है टीचिंग प्रोसेस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि है स्टूडेंट। स्टूडेंट किसके ऊपर डिपेंड है, टीचर के ऊपर। वो किस हिसाब से उन्हें हैंडल करते हैं, उन्हें पढ़ाता है, तो वो क्या है, डिपेंड है टीचर के ऊपर। वो टीचर क्लास का एनवायरनमेंट कैसा रखते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसका, उनके अंदर कैसी कम्युनिकेशन स्किल है, और वो बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं, तो ये सब क्या है टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो टीचर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, फिर देखते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होते हैं, जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करे। दैट मीन्स जो इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा टीचर है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा स्टूडेंट है, उसको क्या करे, इफेक्ट करे। उनका जो रीजन है, उनके बीच का जो रिलेशन है, उसका कोई कॉज एस्टैब्लिश करे, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल। जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो कंटेंट होता है, हमारा कोई सिलेबस होगा, हमारा कोई एनवायरनमेंट कैसा है, हम जो जहाँ पढ़ा रहे हैं उसका, तो ये क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है। ये इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल। फिर देखते हैं व्हाट इज इंटरवेनिंग वेरिएबल। द टीचर यूजेस डिफरेंट मेथड्स
एड्स कंटेंट विच इज नोन एज इंटरवेनिंग वेरिएबल। टीचर जो भी डिफरेंट मेथड यूज करता है या कंटेंट यूज करता है, एनवायरमेंट है, वो सब क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल, जो कि इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फिर देखते हैं क्वालिटी क्या होगी गुड टीचर के अंदर। एक अच्छा टीचर होने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए वो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए टीचर इज टू हैव मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। देखिए यदि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रही हैं तो सबसे पहले उसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी हो। दैट मीन्स आपको फुल नॉलेज हो। ये नहीं कि बच्चा आपको क्वेश्चन करे और आप ही अटक जाए, तो आपको क्या है ना, उस सब्जेक्ट के अंदर फुल मास्टरी होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट को आप टीच करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, टीचिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इम्पार्ट नॉलेज इन स्टूडेंट, सब्जेक्ट नॉलेज को इम्पार्ट करना स्टूडेंट्स के अंदर। फिर देखते हैं पेशेंस होना चाहिए टीचर के पास, जो भी वो पढ़ा रहा है और बाई चांस बच्चों को समझ नहीं आया तो उसके पास इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो वापस समझा सके। फिर है डेडिकेशन होना चाहिए टीचिंग के लिए, उसके अंदर उसको मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए कि बच्चों को मैं कैसे अलग अलग वे से बहुत ही बेटर वे में समझा सकूं। एंगेजिंग स्टूडेंट्स, उसको बच्चों को एंगेज करना आना चाहिए टीचिंग जब वो कर रहा है तो उसको, जिससे कि बच्चे एंगेज हो सके और लर्निंग बेस्ट वे में ले सके। इंटरेक्टिव होना चाहिए टीचर, नॉलेज ऑफ लर्नर्स, नॉलेज टू लर्नर्स, वो बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करा सके जिससे कि उनके अंदर जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसके अंदर उनको बहुत ही अच्छी नॉलेज हो और वो एक बेटर सिटीजन बन सके। देखते हैं इसका आगे और डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है इंस्पायर्स स्टूडेंट। एक गुड टीचर क्या होना चाहिए, यदि आप बहुत अच्छे टीचर तो शायद आप बहुत अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बहुत अच्छे मोटिवेटर होने चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि जब आप पढ़ा रहे हैं क्लास में कोई बच्चा डीमोटिवेट हो रहा है या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम स्टूडेंट्स को क्या कर सके, इंस्पायर कर सके। क्योंकि हो सकता है कभी कोई टफ टॉपिक आए, बच्चों को समझ ना आए, तो सबसे क्या जरूरी है, सबसे पहले कि बच्चों को हम इंस्पायर कर सकें। क्योंकि इंस्पायर एक ऐसी चीज़ है जो टीचर बच्चों को दे सकता है और उसी से बच्चों की लर्निंग इंप्रूव हो सकती है, बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं। फिर देखते हैं सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अडेप्टेबल होना चाहिए। दैट मीन्स टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो वो एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए उसका पढ़ाने का, पर्टिकुलर कि ठीक है आज उसे ये सॉल्व करवाना है, फिर क्वेश्चन है, उसका एक सिस्टम होना चाहिए जिससे जिस हिसाब से वो पढ़ा रहा है। और अडेप्टेबल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जब भी वो क्लास में पढ़ाएगा तो हो सकता है डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो आपके सामने, तो उसे ऐसा मेथड चूज करना चाहिए, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके उसे देखना चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स कौन से मेथड से बेस्ट वे में लर्निंग कर पाते हैं और जिससे कि वो क्या कर सके, बेटर एक सब्जेक्ट नॉलेज को अपार्ट कर सके स्टूडेंट्स के अंदर। तो अडेप्टेबल होना चाहिए। दैट मीन्स वो जो हमारा जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके साथ वो क्या कर सके, अडेप्ट कर सके या उसको एडजस्ट कर सके। थर्ड है एम्फेटिक। एम्फेटिक होना चाहिए टीचर। देखिए जब भी स्टूडेंट्स के साथ हम पढ़ा रहे हैं तो एम्फेटिक मीन्स हम एक, फिर है एम्फेटिक होना चाहिए। एम्फेटिक कैसे होगा टीचर, हमें स्टूडेंट्स को, हम टीचर हैं सपोज कीजिए, हमें अपने आप को स्टूडेंट्स की जगह रख के देखना होगा, तब हमें एम्फेटिक बन सकते हैं। क्योंकि यदि स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी हुई है, उससे समझ नहीं आया, तो हमें उससे तरीके से डील करना है, उसे समझाना है, या उसे कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसे पूछना है उसका रीज़न क्या है। इसलिए क्या है, हमें एम्फेटिक होना चाहिए टीचर, एज ए टीचर होने के नाते। फोर्थ है इनकॉर्पोरेट्स गुड कम्युनिकेशन स्किल। यदि आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। जब तक आप बच्चों से इंटरेक्टिव नहीं होंगे, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, तो बच्चे आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे कि उन्हें किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में इश्यू है। तो क्या है, एज ए गुड टीचर आपके अंदर क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। फिफ्थ है केयरिंग एंड कंपैशनेट। टीचर को कंपैशनेट और केयरिंग होना चाहिए। क्योंकि यदि किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, सपोज कीजिए आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, आप जिस वे से समझा रहे हैं तो उन्हें, तो टीचर को उस वे में केयरिंग होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को लेके। उन्हें उससे पूछना चाहिए कि उसे क्या समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसे रीज़न जानने की कोशिश करनी चाहिए और अपने वे से बेस्ट वे में उन्हें समझाना चाहिए जिससे कि बच्चों को नॉलेज मिल सके अच्छी। सिक्स्थ है एंगेजिंग। टीचर को एंगेज करना चाहिए, स्टूडेंट्स को एंगेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके फ्रंट रो के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का ध्यान है, केवल आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तब बाकी वाले स्टूडेंट्स का ध्यान ही नहीं है। तो आपको जब भी आप एज ए टीचर हम देखते हैं गुड क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए कि हम एंगेज कर सकें पूरी क्लास को जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर। सेवेंथ है चीयरफुलनेस एंड एक्टिव। देखिए चीयरफुलनेस का मीन्स ऐसे नहीं है कि मैं आप क्लास में गए और आपको डांस करना है या बच्चों को डांस करवाना है, आप जोक सुना रहे हैं, ये यहाँ नहीं है। चीयरफुलनेस का मीनिंग है यहाँ पे आप जब भी क्लास में जाए तो आपका मूड बहुत अच्छा होना चाहिए और एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके फेस के
फेस पे, क्योंकि यदि आप बहुत ही डल फेस से जा रहे हैं तो आपको देख के शायद बच्चे भी वैसे ही हो जाए और बहुत ही पैसिव लर्निंग होगी। इसलिए तो एक एक्टिव लर्निंग के लिए, बेहतर लर्निंग के लिए तो हमें क्या करना है, गुड मूड और एक्साइटमेंट बेटर रखना होगा हमारा, तभी हम क्या बन सकेंगे, एक बेटर टीचर बन सकेंगे। फिर है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब भी हम देखते हैं कि किसी टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड है स्टूडेंट्स को लेके या अपनी जो पढ़ाने की अप्रोच को लेके, तो उसके स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटमेंट होते हैं या मोटिवेटेड रहते हैं पढ़ने को लेके, उनके अंदर सब्जेक्ट की नॉलेज है वो भी ज़्यादा मिलती है। तो क्या है, टीचर को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए अपना, ना कि नेगेटिव एटीट्यूड। यदि किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि अब आएगा भी नहीं, ऐसे उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। दैट मीन्स उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो समझने की शक्ति है, उसको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। 9th है डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट। टीचर को डेडिकेटेड होना चाहिए अपने वर्क के लिए, वो जो भी समझा रहा है या जो कंटेंट दे रहा है बच्चों को, उसे बेस्ट देना चाहिए। 10th है क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको, सपोज कीजिए आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल भी है, आपके पास कंटेंट भी है, आपके सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी भी है, बट आप क्लास को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कोई बच्चा आपको डिस्टर्ब कर रहा या पढ़ा रहे हैं, बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है क्लास का, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो एक अच्छे मैनेजमेंट का साइन नहीं है। तो आपको एक गुड टीचर होने के लिए क्लास मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से आना चाहिए कि बच्चों को कैसे डील करना है, कब उन्हें पनिशमेंट देनी है, कब उन्हें रिवॉर्ड देना है। तो क्या है, क्लास मैनेजमेंट भी बहुत ही जरूरी है एज ए गुड टीचर। फिर देखते हैं इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा फीचर टीचिंग का नहीं है? फर्स्ट है टीचिंग इज एन आर्ट, बी है टीचिंग इज ए मोरल आर्ट, सी है टीचिंग इज ए स्टैटिक प्रोसेस, डी है टीचिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। टीचिंग एक आर्ट है, हमने पढ़ा है कैसे है आर्ट, पढ़ाया ही था आपको। बी है टीचिंग एक मॉरल आर्ट है। ऑब्वियसली बात है, हम क्या चाहते हैं, इस टीचर होने के नाते कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। सी है टीचिंग इज स्टैटिक प्रोसेस। नहीं, टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलती रहती है, जैसे कि प्रोग्रेसिव है, डायग्नोस्टिक है, रिमेडियल है। तो टीचिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ना कि स्टैटिक प्रोसेस है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है टीचिंग का? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज टीचिंग इज ए स्टैटिक प्रोसेस। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, असर्शन बोल रहा है इंटरवेनिंग वेरिएबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट। इंटरवेनिंग वेरिएबल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं लर्निंग को। फिर है रीजन है एन इंटरवेनिंग वेरिएबल हेल्प्स एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। देखिए असर्शन का क्या कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको इफेक्ट करता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इंटरवेनिंग वेरिएबल में हमने क्या देखा था, हमारा जो सिलेबस है, हमारा कंटेंट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, या हम जो टीचिंग एड्स या मेथड यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल का पार्ट है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, क्योंकि यदि हम अच्छे मेथड यूज करेंगे तो स्टूडेंट की लर्निंग है वो भी क्या होगी, बेटर होगी। ठीक है, फिर देखते हैं रीजन क्या बोल रहा है, इंटरवेनिंग वेरिएबल हेल्प्स एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। हाँ, क्योंकि जो इंटरवेनिंग वेरिएबल होता ही है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर क्या रखते हैं, रिलेशन रखते हैं या कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो देखिए ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है बोथ ए एंड आर फॉल्स। डी है ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। देखिए फिर देखते हैं, हमने देखा ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। फिर देखते हैं क्या ए आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखिए ए आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करे लर्निंग को स्टूडेंट्स की। और क्यों करते हैं, वो कैसे करते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं टीचर और स्टूडेंट के अंदर। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने देखा था डिपेंडेंट कौन होता है, स्टूडेंट डिपेंड है टीचर के ऊपर कि टीचर क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, वो कौन से मेथड यूज करेगा। तो स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज स्टूडेंट। फोर्थ है क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। ऑप्शन नंबर ए इज क्लासरूम मैनेजमेंट, ऑप्शन बी इज एम्फेटिक, ऑप्शन सी इज जॉयफुल, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। देखिए तीनों ही क्वालिटी हमारे टीचर के अंदर होनी जरूरी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। गुड टीचिंग के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? ऑप्शन नंबर ए इज डायग्नोस्टिस, ऑप्शन नंबर बी इज रिमेडी, ऑप्शन नंबर सी इज डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी इज फीडबैक। देखिए चारों ही ऑप्शन वैसे तो करेक्ट है, हम चाहें तो सभी जरूरी है गुड टीचिंग के लिए, लेकिन फिर यहाँ पे बोल देते हैं कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा? डायग्नोसिस। क्योंकि हम जब तक डायग्नोसिस नहीं करेंगे बच्चों का कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या है उनका इशू, क्या है उनकी क्वेरी, क्या है, तो हम उसके आगे की प्रोसेस बाद में करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या जरूरी है? हमें डायग्नोसिस करना चाहिए बच्चों का। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायग्नोसिस। थैंक यू सो मच गाइज। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा, और यदि कोई क्वेरी या प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और